अक्षास्त्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें अक्टूबर के मध्यकाल में, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति महाराज के साथ जिस प्रकार की कॉम्बिनेशन ग्रहों का योगायोग बनकर तैयार है वो सारा का सारा बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आप समझें, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और उनके बिल्कुल सम्मुख शुक्र वहाँ उपस्थित होकर समसप्तक योग बनाएंगे पूरे अब आरंभ काल जब उस प्रकार का इस अक्टूबर के महीने में। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये बात समझें आप, विशेष तौर पर इन सब का विशेष तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे। तो सही रूप से यदि आप चीज़ों को समझ लें तो आप वास्तविक तौर पर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए समझें कि हवाएं किस प्रकार से बह रही हैं, कहाँ कौन सा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप धनु राशि वालों को समझना चाहिए ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 13 तारीख का दिन, रविवार का अवसर, दशमी तिथि उदया तिथि है और इस दिन शुक्र ग्रह परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में सुबह 6 बजे उपस्थित हो रहे हैं और ये बृहस्पति के सम्मुख होकर जिस प्रकार से बैठकर समसप्तक योग बनाएंगे, ये थोड़े से कहीं ना कहीं प्रकार से संसार में विवाद उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। इसलिए कोशिश करें अपने मस्तिष्क को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे उलझे ना, इस बात का ध्यान रखें। ये आने वाले करीब करीब 20-25 दिन कुछ ना कुछ उधेड़ बुन उपस्थित करते दिखाई देंगे। शांत होकर काम करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शिव की उपासना सब प्रकार से कष्ट को दूर करने वाली रहेगी। कुंभ में चंद्रमा करीब करीब 3:30 बजे के बाद दोपहर में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए कुछ नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया। ऐसे में भगवान शिव की उपासना करना सब प्रकार से शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी आज विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका शुभ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 14 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर और उस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का सुंदर योग बन रहा है। एकादशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है लेकिन द्वादशी क्षय हो रही है। पापंकुशा द्वादशी है, समस्त पापों को क्षय करने वाली द्वादशी सोमवार के दिन सुंदर पड़ रही है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें आपके लिए, तो आपका मन थोड़ा सा विशेष तौर पर हो सकता है कि समय बड़ा अच्छा है लेकिन फालतू कामों में समय बर्बाद होने के योग बनते हैं। मन थोड़ा ना घर से बाहर रुकता दिखाई दे रहा है, अपने कामों के बजाय दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की ज़्यादा स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। समय का सदुपयोग यदि करेंगे तो विशेष तौर पर ग्रह दिखाते हैं कि लाभ की स्थिति वो उत्पन्न करा सकते हैं। पापंकुशा एकादशी है, भगवान विष्णु का पूजन करें, चावल का दान करें, भगवान विष्णु का सुंदर शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करना सब प्रकार से कष्टों को हरने वाला ग्रह योग बनाएगा। 15 तारीख मंगलवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल दिखाई देता है। ऐसे में मीन में चंद्रमा का प्रवेश करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है शाम को करीब करीब 4:45 बजे के आसपास। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई देगा। अननेसेसरी के स्वास्थ्य के मामले में मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भौम प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है तो इस सुंदर योग में कोशिश करें शाम के समय भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करें। सब प्रकार से कष्ट, गुड़युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने से, मीठे दूध से भगवान का अभिषेक करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने में रास्ता आपको प्राप्त होने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या? कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया।
ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे, तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के समान तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिं जुक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। 17 तारीख के दिन बात करें, 17 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा का योग है। और ये विशेष तौर पर ये योग जो है महारास का है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो तो एक दिन पहले चतुर्दशी के साथ सम्मिलित हो चुकी है। ग्रह नक्षत्र जो दिखा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, सुबह 7:43 पर संक्रांति का योग बन रहा है। तुला राशि में प्रवेश करके आपके लिए विशेष तौर पर ये समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य का ये परिवर्तन आपके विचारों में कुछ तेजी लाने के योग बना सकता है। संतान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उग्रता ना करें, अननेसेसरी की उग्रता कहीं ना कहीं कष्ट दे सकती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर आपकी विजय को भी इंगित करता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो भी कार्य करेंगे, आपके प्रति हीन भावना रखने वाले व्यक्ति स्वयं कष्ट में फंस सकते हैं, तो इसलिए विशेष तौर पीली चीजों का दान करें। और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का विशेष स्तवन करते हुए, पूजन करते हुए उनको तुलसी दल युक्त खीर का भोग लगाएं, प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद का स्वयं ग्रहण करें। कल्याण के योग बनेंगे, समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बनेगा। 18 तारीख का अवसर शुक्रवार का योग है और उस दिन कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा का योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समय अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ न कुछ क्लेश मनोमस्तिष्क में परेशान कर सकते हैं। फालतू के कामों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल का जिस प्रकार का बाकी ग्रहों के साथ योग बन रहा है, ये ऐसा है कि आप जबरदस्ती जाकर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और कहा जाता है ना कि कुल्हाड़ी पे जाकर खुद पैर मारने वाली स्थिति इन दिनों आपकी चल रही है। अननेसेसरी के कष्टों से बचें, झगड़ों से बचें धनु राशि वालों, नहीं तो दूसरों के चक्कर में आप भी खिंच जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। कोशिशें करें, मंगल का पाठ, हनुमान जी का पाठ नित्य प्रति करते रहें। 19 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। यह आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण होगा और बहुत विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, बस केवल धन तो आने के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए
बैलेंस होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राजयोग का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। 20 तारीख का दिन करवा चौथ का दिन है, रविवार है, उस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग है। चतुर्थी उस दिन क्षय हो गई है। चंद्रोदय करीब करीब रात्रि में दिल्ली के हिसाब से बात करें तो 7:56 पर होने के योग बन रहे हैं। इस दिन मंगल भी परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल प्रवेश करेंगे दोपहर के समय। तुला राशि में चल रहे बुध भी उदय होने के योग बना रहे हैं। ये दोनों परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए और ये बड़े महत्वपूर्णता के साथ आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आगे बहुत अच्छे संपर्कों में इजाफा होने का योग बन सकता है। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए, वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझने के लिए, कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियां सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यपति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें, उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें, तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मेरे और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो
तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित है, प्रयोग शास्त्र में वर्णित है, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पर हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्य प्रति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्य प्रति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया, चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं, और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।